Hello, everybody. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome to my YouTube channel, Aryan Tutorial. सो ये आपका लास्ट पार्ट है सैम्पल पेपर का जो मैं सॉल्व करवा रहा था एंड इसमें हम लोग सेक्शन बी का जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस था एंड सेक्शन सी था उसको कंप्लीट करके बस रैप अप कर देंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर फाइंडिंग माय वीडियोस हेल्पफुल देन प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी ग्रो माय यूट्यूब चैनल बिकॉज मैं आपको बाकी टीचर्स के मुकाबले काफी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड मैंने बहुत से बच्चों को पर्सनली मेंटोर किया है। आप मेरे इंस्टाग्राम आर्यन ट्यूटोरियल पे जाके चेक कर सकते हैं हमारा पास्ट रिजल्ट्स कैसा रहा है एंड अगर आपको ये हेल्प कर रहा है देन प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन 7 से अब शुरू होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 2 मार्क्स का आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से उठाया गया है जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी कोई फॉरेन कंपनी या कोई डोमेस्टिक कंपनी एक दूसरे के कंट्री में जाके, इंटरनेशनल कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस को सेटअप करते हैं दो तरीका से, आइदर बाय acquiring an enterprise or by establishing their own enterprise, ठीक है। So either by acquiring an existing enterprise, rather I should say, जिसका एसेंस मीन क्या है कि ओनरशिप मिल जाए कोई कंपनी को दूसरे के कंट्री में जाके, तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिंपली ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया आपका, बाइंग एंड सेलिंग। किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग? ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स of the international companies in the foreign country, ठीक है। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिंपली बॉन्ड्स एंड शेयर्स को खरीद के किया जाता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में करता है, इंटरनेशनल कंपनी में। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप को अक्वायर किया जाता है, या तो अपना खुद का एंटरप्राइज को सेटअप करके या तो कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज का ओनरशिप को अक्वायर करके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Next, discuss any two export promotion measures undertaken to correct disequilibrium in the balance of payment. डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बीओपी में? व्हेन द इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स तब डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो उसमें गवर्नमेंट कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर करेगा? इसको वाइप आउट करने के लिए दो चीज कर सकता है, या तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करके, या तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करके कि आप और प्रोडक्शन करिए, अपने गुड्स को बाहर बेचिए, उससे आपका डेफिसिट वाइप आउट होने में हेल्प मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर बाय द डिबेंचर होल्डर्स। नाउ डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स आर द सॉर्ट ऑफ लोन्स जो कि आप कंपनी को एज ए डिबेंचर होल्डर उनके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हो, सो दे आर द लायबिलिटी, जिसके ऊपर आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। रीजन बीइंग कि वो ट्रांसफर पेमेंट है जो कंपनी आपको दे रहा है, इट इज वन साइडेड नॉट बायलैटरल, उसके अगेंस्ट में आपको अपने कंपनी को कुछ नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट। नाउ जब भी रेस्टोरेंट कोई वेजिटेबल खरीदेगा वो उससे एक डिश बनाने का कोशिश करेगा जो कि फाइनल गुड होगा। एंड नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, इसीलिए जो वेजिटेबल खरीदा है रेस्टोरेंट में वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि हम लोग नहीं इंक्लूड करते नेशनल इनकम में। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नहीं तो उससे क्या होगा? डबल
काउंटिंग एरर आ जाएगा नेशनल इनकम में, ठीक है। सो वी डू नॉट इंक्लूड दैट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इन, अच्छा सॉरी, एक्सप्लेन ब्रीफली, ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बार बार बहुत बार आईएससी आपसे पूछता है कि क्या जीडीपी या पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। To an extent yes, but it still has its own limitation। जैसा कि सबसे पहला लिमिटेशन क्या होगा, आप लिख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट, कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट कि मान लीजिए अगर जीडीपी या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है बाय द प्रोडक्शन ऑफ नॉन सिविलियन गुड्स, लाइक मे बी कैपिटल गुड्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करके जीडीपी बढ़ रहा है, या आर्मामेंट्स का प्रोडक्शन करके जीडीपी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेलफेयर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास कंज्यूमर गुड्स का एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगा। दूसरा आप दे सकते हो पॉवर्टी वाला पॉइंट, दैट हो सकता है कि जीडीपी इन पर कैपिटा इंक्रीज तो कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो अकंपनीड बाय वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। So despite rise in income or the average income, if it is accompanied by a greater proportion of rise in poverty, then welfare is not achieved, it is reduced। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स है अपने आईएससी फ्रैंक में जाके देख के, 6 से 7 पॉइंट्स है, उसमें से आप कोई भी 2 उठा के कंपाइल करके यहाँ पे दे सकते हो 2 मार्क्स में, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट, गिव वन रीजन। गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज दे आर नथिंग बट जस्ट द प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। जो भी हमें गेन्स हो रहे हैं शेयर्स के थ्रू, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच इज सराउंडिंग द फाइनेंशियल मार्केट। जो गेन आ रहा है उसमें कुछ, इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, मंथली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम होम, यानी कि सॉर्ट ऑफ पॉकेट मनी जो एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिल रहा है, अगेन दिस विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि उसका पॉकेट मनी उसके पेरेंट्स के सैलरी में से उसको मिल रहा है या इनकम में से मिल रहा है, जो कि हम लोग ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड कर चुके हैं। सो अगर उसका मंथली अलाउंस को दोबारा से ऐड करेंगे, अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग ऑफ एरर एंड नेशनल इनकम गलत एस्टिमेशन बताएगा। सो इसको भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड, डी है डोमेस्टिक है, विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। नाउ नॉमिनल जीडीपी वो होता है कि जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को आज के ही प्राइस में, दैट इज करंट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं या जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं, जिसको कैसे निकाला जाता है? P1 into Q1, that is current year's price into current year's quantity। Now this is not a good indicator of welfare, क्योंकि हो सकता है कि प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं करंट ईयर में एंड क्वांटिटी कोई चेंज ना हो, तो भी उसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी एक इन्फ्लेटेड वैल्यू दिखाएगा। यानी नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कंसिडर करके जीडीपी बताता है, विच इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर। ऑन दी अदर हैंड अगर रियल जीडीपी का बात करें तो इसमें हम लोग जो प्राइस होता है वो कोई बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं करंट क्वांटिटी के साथ, यानी कोई पुराना साल का प्राइस को आज की प्रेजेंट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जब देखते हैं तो हमें एक्चुअल ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि करंट ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने की वजह से कितना ग्रोथ आया है कंपेयर टू दैट ईयर। सो रियल जीडीपी जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, प्राइस का इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करके वैल्यू बताता है, जिसकी वजह से रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर दैन द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिखिएगा, मीनिंग लिखिएगा, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एंड तीसरा पॉइंट आपको अगर लिखना हो तो आप बता सकते हो कौन सा बेटर इंडिकेटर है। रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर एंड नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। चौथा पॉइंट में आप डाल सकते हो इन्फ्लेशन इफेक्ट को लिख के, दैट रियल जीडीपी न्यूट्रलाइजेस द inflation effect. On the other hand, nominal GDP considers the changes in price that is affected by inflation. ठीक है, I hope this is clear.
Moving to the next question, explain the role of Reserve Bank of India with respect to sine qua non. Sine qua non क्या होता है? It is absolutely essential function है, ठीक है. इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, मतलब कि इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है. इसको एस्केप नहीं किया जा सकता है बाय सेंट्रल बैंक, जो कि है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक ने अपने कैश को एग्जॉस्ट कर दिया है, व्हेन दे हैव एग्जॉस्टेड देयर कैश रिजर्व्स and they are not able to borrow from any sources, then as the last person they approach central bank to tide over their crisis, to cover up their crisis. ठीक है, so that is sine qua non. and दूसरा फंक्शन पूछा है बैंकर टू द गवर्नमेंट. जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए काम करता है, दैट इज हमारे बिहाफ पे हमारा कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोन्स ग्रांट करता है, फाइनेंशियल एडवाइसेस देता है. इन द सेम वे आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक दूसरे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनका डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उनके बिहाफ पे टैक्सेस कलेक्ट करता है, उनके बिहाफ पे एक्सपेंसेस मैनेज करता है एंड उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है. So the same functions which are performed by commercial bank for the general public is performed by central bank for the government. ठीक है, चलिए moving to section C. Explain the relationship between average and marginal product as total product changes its shape. As total product changes its shape. 2 मार्क्स का है, यानी कि कौन सा स्टेज का रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने बोला है? स्टेज 1. क्योंकि स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट अपना स्लोप को चेंज करता है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पार्ट है. तो उसके हिसाब से आपका रिलेशनशिप क्या बनेगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं. यहां पे हम लोग क्या जानते हैं, सॉरी, हम लोग क्या जानते हैं, दैट यहां पे टोटल प्रोडक्ट टीपी लेबर ऐसे इंक्रीज करता है यहां तक इंक्रीजिंग रेट में, देन इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में. सो इस पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एंड उसके बाद ठीक उसके नीचे हम लोग बनाएंगे हमारा, लेट मी टेक अनदर पेन, या उसके नीचे हम लोग बनाएंगे हमारा MP and labor. As long as total product is increasing at an increasing rate, marginal product is to increase, and when total starts to increase at a diminishing rate, marginal product has to decrease, and when total product reaches its maximum, marginal product becomes equal to 0, and then when total product starts to fall, marginal product turns negative. ये आपने किया है. एंड आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए जब टोटल प्रोडक्ट अपना शेप चेंज कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट में यहां से यहां तक का हिस्सा में, तब उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो आप बोलेंगे ये दोनों रिलेशनशिप को पकड़ते हुए, दैट एज लॉन्ग एज total product is increasing at an increasing rate, marginal product has to increase. Number 1 and number 2, when total product is increasing at a diminishing rate, marginal product has to decrease. ये दो रिलेशन लिखेंगे, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. During COVID-19 pandemic, there was a substantial rise in the demand for oxygen cylinders. मतलब डिमांड बढ़ा है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, but then the suppliers could not supply enough. मतलब सप्लायर्स ने बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग डिमांड से कोप विथ नहीं कर पाए. सो इन दैट केस जो हमारा चेंज इन डिमांड है वो ज्यादा रहा है चेंज इन सप्लाई से. तो इसके लिए ये मार्केट मैकेनिज्म में कौन सा डायग्राम बनेगा और उसका मार्केट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाने से.
आप हमेशा लेबलिंग करना याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। यहाँ क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस, वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल डिमांड डी एंड इनिशियल सप्लाई एस। This is your initial equilibrium point E, initial equilibrium quantity Q0 and price P0. Now क्या बोल रहा है कि डिमांड इंक्रीज हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का फ्रॉम डी टू D1, but then suppliers could not supply enough. So this is my S1, right? सो फिर नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा, जहां पे नया डिमांड एंड नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट किया है, यानी कि ये पॉइंट E1। तो यहां पे आप देखेंगे कि सिंस डिमांड का चेंज ज्यादा है सप्लाई के चेंज से, इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड एंड द शॉर्टेज ऑफ गुड्स, ओइंग टू विच मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगा एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगा Q1. So this is going to be your diagram and the answer to the question. I hope I am clear. Chaliye, moving to the next question. Which one of the following is an example of price floor and why? Price floor का example कौन सा है? Fares charged by airline in India is an example of price floor. The answer is no. गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन नहीं करता है। प्राइस प्रिंटेड ऑन द बिस्किट पैकेट कंज्यूमर के लिए होता है, जो प्राइस प्रिंटेड रहता है इट इज फॉर कंज्यूमर्स, यानी कि ये हो गया प्राइस सीलिंग, नॉट फ्लोरिंग। सो ये भी कैंसल्ड आउट, ये नहीं होगा। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो ये वाला पॉइंट है आपका फ्लोर प्राइसिंग का। एंड व्हाई? क्योंकि दिस इज टू इंश्योर दैट केन प्रोड्यूसर्स गेट फेयर रिटर्न ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज आपका वाई का आंसर। दिस इज टू इंश्योर दैट दे गेट अ फेयर रिटर्न ऑन देयर प्रोडक्ट्स। सॉरी, मैंने प्रोड्यूसर लिख दिया। फेयर रिटर्न ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The rise in income of there is a rise in the rise in income of the consumer or the income effect is a reason for the downward sloping demand curve. Defend or refute the statement. This is to be defended because आपको याद होगा, आपने पढ़ा है that price effect is equal to income effect plus substitution effect. So yes, income effect is a reason for the slope of demand curve. Demand curve का slope कैसा होता है? Downward sloping. यानी कि अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्राइस गिरने की वजह से रियल इनकम बढ़ जाता है। व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम इज परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, and with a higher purchasing power they can afford to purchase more quantity even with the given money income. जितना बजट आप लेके गए हो, आप उसी में ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे। So yes, it is to be defended with the reason. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन इंफीरियर एंड गिवन गुड। क्या डिफरेंस है? 2 मार्क्स का आया है। सबसे पहले तो आप मीनिंग दे दीजिएगा दोनों का, कि गिवन गुड्स आर दोज गुड्स ऑन विच कंज्यूमर्स spend a very large part of their income and the demand for which decreases with the decrease in price and increases with the increase in price. ठीक है। On the other hand, inferior good क्या होते हैं? These are those goods, inferior quality good, the demand for which decreases with the rise in income and demand for which increases with the fall in income. तो पहले तो मीनिंग दे दीजिएगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं वायोलेशन को लेके, कि गिवन गुड्स जो होते हैं दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड को वायोलेट करता है। वहीं ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड करता है। ठीक है। तीसरा आप बता सकते हैं डिफरेंस यहां पे एसोसिएशन के साथ, कि किसके साथ एसोसिएटेड है। गिवन गुड मेनली प्राइस के साथ एसोसिएटेड है एंड इट हैज अ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट,
कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस घटने से डिमांड घट जाता है, जबकि इसका एसोसिएशन इनकम के साथ है एंड इट हैज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, कि इसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है इनकम बढ़ने से एंड डिमांड बढ़ जाता है इनकम घटने से। सो 3 या 4 पॉइंट जितना आपको मन हो, लेकिन ये 2 मार्क्स का है तो आपको 2 ही पॉइंट देना है, आपको आपका फुल मिल जाएगा। एक और पॉइंट आप डायग्राम डाल सकते हो टू एलिवेट योर आंसर, कि जहां पे क्या डायग्राम बनेगा, ये होगा आपका गिफन गुड का डायग्राम पॉजिटिवली स्लोपिंग प्राइस और क्वांटिटी के साथ, और ये होगा आपका आईजी इंफीरियर गुड का इनकम एंड क्वांटिटी के साथ। आप डायग्राम देखिए इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड व्हाई। 2 मार्क्स का आया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को वहां मिलता है इंडिफरेंस कर्व में जहां पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई रेशियो, राइट। टेंजेंसी जहां पे है सो वो ये पॉइंट होगा। ये एक्चुअली पॉइंट क्यू लिखा हुआ है, थोड़ा हेजी है तो मैं बता दे रहा हूं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आपका आंसर होगा पॉइंट क्यू। एंड वाई क्यों, क्योंकि यहां पे फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है, सेकंड कंडीशन है दैट आईसी इज कॉन्वेक्स, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेट कर रहा है। इसकी वजह से y का एस्पेक्ट आपको मिल गया, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A consumer consumes only 2 goods, X and Y, whose prices are 5 and 6 per unit respectively. If the consumer chooses combination of the 2 goods with mu of X having 35 and mu of Y 30, is the consumer in equilibrium? Give reason. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसको लेके, क्योंकि ये कार्डिनल अप्रोच से है, कार्डिनल अप्रोच से है एंड दैट टू 2 कमोडिटी केस है, जिसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बैठता है दैट mu ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू mu ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y। तो आइए करके देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कितना है, mu ऑफ x इज 35 बाय उसका प्राइस इज 5, 30 बाय 6 जो कि क्या आ रहा है 7 इज इक्वल टू 5, राइट। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। So no, consumer is not in equilibrium. Rather ये लिखने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि mu of x ज्यादा आ रहा है y से, so इसका y आप बताएंगे it is not in equilibrium because the condition is not satisfied, number 1 point number। and क्या होगा उसके बाद उसका इफेक्ट भी बता दीजिएगा। इसका इफेक्ट ये होगा that consumer has to increase the consumption of x and reduce the consumption of y in order to attain equilibrium here, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मनी एंड रियल फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल विथ कैपिटल मार्केट। तो आप क्या जानते हैं दैट इन अ 2 सेक्टर मॉडल वी हैव हाउस होल्ड एंड वी हैव फर्म, एंड समवेयर बीच में आता है आपका कैपिटल मार्केट, राइट। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विस एंड फर्म देता है फैक्टर पेमेंट। बदले में फर्म हाउस होल्ड को बेचता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउस होल्ड वही इनकम जो कमाया होता है एज अ फैक्टर पेमेंट उससे करता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर हाउस होल्ड कभी भी अपना पूरा इनकम को स्पेंड नहीं करता है, यानी कि बीच में यहां आएगा सेविंग्स एंड कैपिटल मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट वही फर्म को दे देता है इन्वेस्ट करके। तो ये हो गया आपका 2 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विथ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जहां रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो इज एसोसिएटेड विथ यूटिलिटी रिलेटेड फ्लो। तो यूटिलिटी रिलेटेड क्या हो जाएगा, एक तो हो गया फैक्टर सर्विस एंड दूसरा हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वही मनी फ्लो एसोसिएटेड है फ्लो ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट के साथ। सो रिसीट यहां क्या हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट जो कि फर्म दे रहा है वो उसका इनकम, एंड हाउस होल्ड जो पेमेंट दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो फर्म के लिए इनकम।
सो ये हो गया आपका रियल फ्लो एंड ये दोनों हो गया आपका मनी फ्लो। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दीजिएगा, S शुड बी इक्वल टू I इन अ टू सेक्टर मॉडल। डिसइक्विलिब्रियम बता दीजिएगा कि S इज ग्रेटर देन I अगर होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाएगा, एंड इफ S इज लेस देन I इन दैट केस फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगा। आप इतना करके आएंगे आपको पूरा फुल 2 मार्क्स मिल जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। चलिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ मैं आपको आपका ब्रह्मास्त्र टिप देने जा रहा हूं। यूजुअली सेक्शन सी में जो नेशनल इनकम वाला पार्ट आता है उसमें हमेशा ऑप्शन देखा जाता है, एंड मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट करो जिसमें आपको नेशनल इनकम दोनों मेथड से निकालना हो, क्योंकि इन दैट केस दोनों मेथड से नेशनल इनकम का वैल्यू सेम आना चाहिए। एंड अगर आपका करते वक्त टैली हो गया बोथ द मेथड से, दोनों मेथड से, दैट मींस यू हैव परफेक्टली मेड द सम एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स फॉर दैट। अदरवाइज जो सिंगल मेथड से, एक मेथड से निकालने आता है उसमें एरर होने का चांसेस ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि हमें निकालना है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका इनकम मेथड से हम लोग जानते हैं कि इनकम मेथड में हमें NDPFC मिलता है इफ वी एड अप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो यहां से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 350, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा आपका, दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, बट रादर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट दे दिए हैं, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, सो मैं वापस से लिखता हूं NDPFC इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 350 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, रेंट इज आपका 100 प्लस 150 प्लस 50, ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम आ जाएगा इसमें से 60। तो टोटल करिए कितना हो गया, 450, 500, 650, 710, 710 हो गया। एंड नेशनल इनकम निकालने के लिए NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज 710 प्लस कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज 20, सो ये आ गया 730। ठीक है, ये है आपका नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। अब निकालते हैं फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए चाहिए होगा GDPMP, which will be taken out from C plus I plus G plus X minus M। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना है, फाइनल कंजम्पशन ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 570 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 130, एंड सिंस यहाँ पे वर्ड फिक्स्ड है तो इसके साथ चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, सो चेंज इन स्टॉक इज 20 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज यहां पे 50 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स निकालना पड़ेगा, जो कि हमें दिया नहीं है, बट वी हैव एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और हम लोग जानते हैं दैट नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो कितना हो जाएगा, एक्सपोर्ट इज 10 एंड इंपोर्ट इज 30, सो नेट एक्सपोर्ट इज -20। करिए देखिए कितना आ रहा है ये, 570, 600, 700, 750 एंड 20 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 750। ठीक है, अब इसमें से हमें निकालना है NNPFC, NNPFC इज इक्वल टू GDPMP, ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, प्लस NFYA होगा, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, माइनस NIT होगा, which will be 750
माइनस डेप्रीसिएशन, कितना है डेप्रीसिएशन आपका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज योर डेप्रीसिएशन विच इज 10 प्लस NFYA हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज दिस वन विच इज 20 माइनस NIT हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि दिया नहीं है बट हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे दिया और हम लोग जानते हैं दैट NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी. सो इनडायरेक्ट टैक्स है 70 एंड सब्सिडी है 40 विच बिकम्स 30. सो कितना हो गया, 750 minus 10 740 plus 20 60 and minus 30 which is 730, right? So ये हो जाएगा आपका आंसर, दोनों टैली करेगा 730 that means you will get your perfect 6 marks for that. I hope I'm clear. चलिए, I would want कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इस सम को खुद से सॉल्व करिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका वैल्यू क्या आया. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या निकाला, मैं आपको बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं. एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, read the passage and answer the following question given. Amidst indications of an economic slowdown, keyword, in the beginning of the year 2020 came the challenge of corona pandemic in March 2020, forcing the government to impose strict lockdown, leading to near cessation. Cessation का मतलब होता है seizing. ठीक है, seizing यानी stopping. ठीक है, stopping of major economic activities across all sectors. The finance minister on 13th, 14th, 15th May 20 announced an economic package of 20 lakh crore for the revival of Indian economy. ठीक है, उन्होंने इंजेक्ट किया है इतना पैसा. Government of India's 20 lakh crore Atmanirbhar Bharat package with aimed at reviving the economy includes major fiscal measures like free food for poor, direct cash transfer, money for rural job guarantee scheme, and Manrega and credit guarantees to MSMEs. RBI has also taken steps to slash lending rates, means reduce the lending rates and add more liquidity into the market. So on the basis of the following extract, please answer the question. First, what is the theme of the extract? The theme of the extract is economic slowdown, that is India is entering into a period of रिसेशन या डिफ्लेशन भी आप बोल सकते हैं, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा इसका. ठीक है, हाउ इज द अबव सिचुएशन गोइंग टू अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एंड व्हाट कैन इट पुश द इकोनॉमिक सिचुएशन इनटू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. सो अच्छा, डिफ्लेशन मत लिखिएगा, रिसेशन ही लिखिएगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछ लिया है कि क्या होगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन. रिसेशन की वजह से इकोनॉमी विल एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ डिफ्लेशन. And how is the above situation going to affect the aggregate demand? क्योंकि कोविड पैंडेमिक है, लॉकडाउन चल रहा है, सो लोग अपने स्पेंडिंग को होल्ड करना चाहेंगे, ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे. इट इज गोइंग टू रिड्यूस देयर एग्रीगेट डिमांड. अननेसेसरी चीजों में खर्चा नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम द नेसेसरी आइटम. हाउ डू यू थिंक द अबव पैकेज of 20 lakh crore for the revival of Indian economy is going to affect the marginal propensity to consume? So basically जब liquidity inject कर रहा है गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का पैकेज, वो लोगों के हाथ में इनकम को बढ़ाएगा एंड परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाएगा. एंड बाय व्हाट टाइम्स द इनकम विल बी मल्टीप्लाइड, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने बोला है. अगर 20 लाख करोड़ इज इंजेक्टेड विद एमपीसी ऑफ 70%, so MPC of 70% हो गया 70 by 100 which means 0.7. अगर MPC 0.7 है तो मल्टीप्लायर K कितना होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, K is equal to 1 by 1 minus MPC which is 1 by 1 minus 0.7 which is 1 by 0.3 and which will come to 3.33 times. And also हम लोग जानते हैं that K multiplier is equal to change in income by change in investment. So 0.33 is equal to क्या बोला है, कितना इन्वेस्ट करेगा, डेल्टा वाई हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय अगर 20 लाख करोड़ इंजेक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा,
6.66 टाइम्स आपका आंसर आएगा. ठीक है, दिस शुड बी योर आंसर. आई होप क्लियर. एंड लास्ट, briefly explain two fiscal combination measures which government can combat the above situation. क्या situation था? Deflation is the situation. So deflation को combat करने के लिए government को क्या करना चाहिए? Fiscal measure में क्या करना चाहिए? या तो आप taxes को कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, एंड उस टाइम पे जो पब्लिक डेट्स है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, पब्लिक से बोरोइंग कम कर देना चाहिए. ठीक है, या फिर ऑल्सो मनी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए इकोनॉमी के अंदर में. ठीक है, तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकता है इसको कॉम्बैट करने के लिए. So I hope this video was helpful, and if you like it, then please do like, share, subscribe to my YouTube channel. Bye bye.